हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए, तो हम कर रहे थे अक्टूबर 21 का आईसीआई का एमटीपी, राइट। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन करते हैं। देखो, वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस इसमें डाले हुए, इतना बेसिक पेपर नहीं आता है, बट रिवीजन के लिए इट्स ओके, राइट। चलिए देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो, स्टैट की ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, 50% ऑलमोस्ट आपकी थ्योरी आ जाती है, राइट। यानी कि अगर 40 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आ जाते हैं, बट ये आपका डिपेंड करता है। कई बार प्रैक्टिकल ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन रिवीजन के लिए इट्स ओके। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन तो देखो 10 मिनट में ही हो जाना है अपना। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, देखो इसका जो कंसर्न है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा के लिए होता है, राइट। तो इसमें आ जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। प्राइमरी डेटा किया हुआ है ना, हमने बताना कैसे कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आया, सारे मेथड है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86%। 86% का इनकम का डेटा हमें दे रखा है, तो ये टोटल देखो कितना हुआ 86। अब इसने कहा परसेंटेज, ध्यान से सुनना, यहां कह रहे परसेंटेज ओ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500। 1500 से ज्यादा अर्निंग, यानी कि 36 प्लस 7 कितना हुआ 43। तो 43 इज व्हाट परसेंट ऑफ 86? 50%, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ ये बात कर रहा है परसेंटेज की, राइट। आगे कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स गिवन है बिलो 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो। अब हमें चाहिए मोर देन 30। अब 30 से बिलो कितने हैं? 65। टोटल कितने हैं? 100। तो इससे अबव कितने होंगे? 100 माइनस 65, यानी ये कितना? 35 हमारा आंसर। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। द कर्व ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट whose x coordinate are the upper limit of the class। अब देखो जब हम करते हैं बिलो 10, तो यहाँ अपर लिमिट ले रहे हैं ना, 0 से 10 अगर आपका इंटरवल है तो अपर लिमिट लेते हैं, तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड y कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम लेस देन टाइप ओजिव कर्व बनाते हैं तो हम ऐसा करते हैं ना, दो तरह से ओजिव कर्व बनता है हमारा, लेस देन एंड मोर देन, ठीक है। तो लेस देन ओजिव कर्व में हमारा क्या होता है, हम अपर लिमिट लेते हैं क्लास इंटरवल की और y कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस। मोड ऑफ x, आपको मोड दे रखा है x का कितना, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 23। अपने को मोड ऑफ y चाहिए, अपने को पता है ना लीनियर प्रॉपर्टी है, तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं। तो सिंपली x की जगह हम मोड पुट कर देंगे, y मोड आ जाएगा यहां से -10 इज इक्वल टू 0। 23 माइनस 10 कितना आया? 13 हमारा आ जाएगा y मोड। तो y मोड की वैल्यू हमारी आ रही है 13। डन। चलिए जी आगे देखिए, देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज HM एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन। तो देखिए N1 गिवन है, N2 गिवन है, और इधर हमें दे रखा है H1 एंड H2। कंबाइन HM फॉर्मूला पता है ना, N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। सिंपली बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए कर देते हैं वैल्यू पुट। 15 प्लस 13 28 डिवाइड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 और ये वैल्यू भी 5, तो 28 डिवाइड बाई 2, और ये जो 5 एलसीएम का ये ऊपर चला जाएगा ना हमारा न्यूमरेटर में, तो 14 इंटू 5 70 हमारा आंसर। ये सारे क्वेश्चन सेम हमने क्लास में डिस्कस किए हुए, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टल डेविएशन ऑफ एक्स इज 6। क्वार्टल डेविएशन एक्स का आपको दे रखा है 6, और ये वैल्यू हमें रिलेशन दे रखा है क्वार्टल डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला पता है ना, क्वार्टल डेविएशन ऑफ वाई किसके इक्वल होता है? अगर इस फॉर्म में आपकी वैल्यू दे रखी है -a/b का एब्सोल्यूट क्वार्टल डेविएशन ऑफ x, यानी कि -3/6 और इंटू 6, तो अपना वैल्यू आगे नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी साइन आए पॉजिटिव लेते हैं ना, राइट। तो अपना आंसर आ रहा है 3। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज देन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दो तरह के डिस्पर्जन होते हैं ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो रेंज, क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कैसे होते हैं? एब्सोल्यूट, राइट। और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कैसे होते हैं? रिलेटिव, राइट। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल दिस मेजर। नेक्स्ट हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए बताइए क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मीडियन के लिए हम असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो जितने भी हमारी पार्टीशन वैल्यू है उसके लिए असेंडिंग होना चाहिए, राइट।
तो देखिए सबसे पहले वैल्यू कितनी आएगी 26, 27 एंड देन 30, 37, 42, 44, 51, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म से हमारा मीडियन क्या होता है n+1/2 ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन मीन्स 7 + 1 8, 8/2 फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म अपना कितना आ गया 37। डन, सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन कैलकुलेट करना है। मीन बताना कैसे कैलकुलेट होता है, सारी वैल्यू का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। कर दो फटाफट, 25 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 48 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 33 इक्वल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म से तो अपना कितना हो जाएगा 41। डन क्वेश्चन। हाँ जी सिंपल क्वेश्चन ये है, तो बेसिक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, वन टर्म इज 18, तो डेविएशन ऑफ 18 फ्रॉम एम, अपने को डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन कैसे होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। डेविएशन किसका 18 का, कहां से एम से, तो कितना आंसर आएगा -7। ठीक है हाँ जी आगे देखिए, एल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, यानी कि प्रॉपर्टी बेस एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका समेशन किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना। चलिए जी, पोल्ड मीन का मतलब पता है ना, पोल्ड मीन मतलब ग्रुप मीन कह सकते हो आप, कंबाइंड मीन कह सकते हो, सब एक ही बात होती है, राइट। एक्स एंड वाई का रिलेशन आपको दे रखा है, अगर ये फॉर्म आपको दे रखी है ना, पता है ना क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारा चेंज ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एम ऑफ एक्स इज नॉन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 5 एंड एक्स बार इज 10। अपने को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा बाय एक्स बार होता है, बट यहाँ y के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो y बार आ जाएगा इंटू 100। मीन्स हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन y का। अब देखो y का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, अगर हमारी ये वाली फॉर्म होती है तो डायरेक्ट x का कोफिशिएंट इतना चेंज आता है ना हमारा, तो 2 × 5 कितना आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 10। सिमिलरली मीन और कैलकुलेट कर देते हैं, y बार की वैल्यू देखिए 10 हमने यहाँ पे पुट किया, 20 + 5 कितना 25, ये वैल्यू आ गई 10/25 इंटू 100, 40% हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज, इफ वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज। तो सबसे पहले तो अपने पास एवरेज होना चाहिए। चलिए जी इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 56 32 45 400 डिवाइड बाय 8 करेंगे, ये वैल्यू आ गई 50। अब चेक करो कि किनका वेट लोअर देन द एवरेज वेज है, मतलब 50 से कम होना चाहिए, 50 भी नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन सी टर्म है, 40 45 32 एंड 45, कितनी टर्म्स है 4, टोटल टर्म 8, यानी कि हाफ, कितना हो जाएगा 50%, 0.5 आप अपना आंसर। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, गिवन दैट द टू इवेंट्स ए एंड बी, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी यूनियन गिवन है, ए बाय बी चाहिए हमें। तो बताइए ए बाय बी कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अपने को इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन के लिए बताइए क्या होना चाहिए, a प्लस बी माइनस यूनियन कर देंगे तो भी इंटरसेक्शन आ जाएगी ना अपनी। तो 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4, राइट। चलिए जी एलसीएम ले लेते हैं 60। हाँ जी पहली वैल्यू बताओ कितना 36, नेक्स्ट वैल्यू 40 माइनस 90, यही बनेगा ना, अरे 90 कैसे 45, हाँ जी सिंप्लीफाई किया, 76 माइनस 45 डिवाइड बाय 60, ये वैल्यू आ गई अपने पास 31/60।
तो इधर आ गया 31/60, डिवाइड में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2/3। चलिए जी सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 31/40, 31/40 सिंप्लीफाई किया हमने, 31 डिवाइड बाय 40, ये अपना आंसर आ गया 0.775, ये हमारा आंसर डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A problem in probability was given to 3 CAs A, B and C whose chances of solving it are। अब ये कह रहे हैं A, B और C के सॉल्विंग के चांस दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यानी कि एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब भी एटलीस्ट वन आ जाए टोटल माइनस 9 कर दो, सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो 1 माइनस पहला सॉल्व ना कर पाए उसके चांस 2/3, दूसरा ना कर पाए 4/5, तीसरा ना कर पाए 1/2, राइट। सारी चीजें हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो 1 माइनस 4/15, 11/15 हमारा आंसर डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नॉन। अब इसमें 10 में से 2 डिफेक्टेड है, 8 गुड वन। इसमें से सैंपल लिया 4 का, सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टेड आइटम, यानी कि उसमें या तो 0 डिफेक्टेड आइटम हो या फिर 1 डिफेक्टेड आइटम। अगर कोई भी डिफेक्टेड आइटम ना हो यानी कि सारी की सारी गुड वन। अब बताओ क्वेश्चन में आपको बताया कि जो 4 कंपोनेंट इन्होंने लिए 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट या विदाउट, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं ना, राइट। तो 8 में से चारों वैल्यू उसने क्या ले ली, गुड वन, और 10 में से कितनी, 4। लेकिन इसने ये बोला है ना कि एक तो डिफेक्टेड ले सकता है ना, अगर एक हमने डिफेक्टेड ले लिया यानी कि 3 गुड वन, टोटल 10 में से 4, तो ये हमारी कैलकुलेशन बनेगी। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई किया 8, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7। सिमिलरली इधर वैल्यू सिंप्लीफाई की 2, 8, 7, 6, 3, 2, 10, 9, 8, 7 और इधर 4, 3, 2। चलिए कुछ सॉल्व हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 5, 2, 2, 3 और ये 3, ये वैल्यू आई 1/3। और इधर कुछ सॉल्व हो रहा है, 7, 8 ये कैंसिल, 3 पे जा रहा है, 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 पे गया और ये वैल्यू हमारी आ गई 8/15। सिंप्लीफाई किया 15 एलसीएम, 5 + 8 13/15 हमारा आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कैलकुलेशन का ही था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को आता है, राइट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एरर इन एन अकाउंट, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय 3 पर्सन ए बी एंड सी। यहाँ एरर की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है, फिर उन्होंने बोला कि 60, 70 और 90 शीट इन्होंने प्रिपेयर की स्टेटमेंट, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। तो अपने को प्रोबेबिलिटी भी किसकी चाहिए, करेक्ट होने की ना, राइट। करेक्ट होने के चांस देखो, फेल होने के चांस 0.2, एरर होने के, तो यानी कि करेक्ट होने के चांस 0.8। सिमिलरली नेक्स्ट में 0.7 और इसमें 0.9। सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, सीधा समेशन पी आई एक्स आई, राइट। तो कैलसी पे हमें डायरेक्ट आता है, राइट। 60 × 0.8 ये किधर जाएगा अपना मेमोरी प्लस में। सिमिलरली एक बार चेक कर लेते हैं, मेमोरी में कुछ हो नहीं हमारे, दोबारा कर लेते हैं। 60 × 0.8 ये गया हमारा मेमोरी प्लस में, 70 × 0.7 अगेन मेमोरी प्लस, 90 × 0.9 मेमोरी प्लस एमआरसी, तो ये अपनी वैल्यू आ रही है 178, राइट। ये हमारा आंसर, सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 6 white and 4 red balls. If a person draw 2 balls and receive ₹10 and 20 for the white and red ball, then the expected amount. देखो ये प्रॉपर मेथड तो हमने क्लास में किया हुआ है और इसका मैंने एक जुगाड़ बताया था, तो मैं ट्रिक बताई थी, तो याद है क्या। देखो 2 बॉल्स है, एक बॉल पे केवल हमें लिखना है व्हाइट और रेड। एक व्हाइट बॉल पे 10 रुपीज मिलते हैं, तो 2 बॉल पे 20 और व्हाइट आने के चांस कितने हैं, 6/10। सिमिलरली एक रेड पे कितने रुपए मिलते हैं, 20, तो 2 रेड पे 40 और 40 आने के चांस कितने हैं,
4/10। तो इससे भी अपना आंसर सेम आ जाता है। तो पहली वैल्यू देखिए 120 प्लस 160 डिवाइड बाय 10, यानी कि 280 डिवाइड बाय 10 कितना आंसर 28। तो ये हमारा शॉर्टकट से हो गया। प्रॉपर मेथड वही है कि अपने को दो बॉल्स जो निकालनी है, वाइट वाइट हो सकती है, रेड रेड हो सकती है, एक वाइट और एक रेड हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर मेथड वही है, एक्सआई फंक्शन बनाइए, पीआई फंक्शन बनाइए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। चलिए जी आगे देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स। अपने को फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, तो बताइए Q1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तो इसके लिए म्यू और सिग्मा तो होने चाहिए ना, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 10, और सिग्मा के लिए मैंने क्या बताया था, डिवाइड में जो भी वैल्यू उसका हाफ करो वेरिएंस आ जाता है। तो 36 वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 6, दोनों वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो, Q1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10 माइनस 0.675 इंटू 6। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हमारी वैल्यू है 0.675 इंटू 6 और 10 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ये वैल्यू आ रही है 5.95। तो ये हमारा आंसर डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा। तो एक्स बार माइनस सिग्मा दे रखा है 40, एक्स बार प्लस सिग्मा दे रखा है 60। अपने को मीन डेविएशन चाहिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, रिलेशन पता है ना अपने को 10:12:15, यहां से फाइंड आउट कर देंगे, राइट। चलिए 2x बार किसके इक्वल 100, तो x बार की वैल्यू 50, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 50 माइनस सिग्मा 40 के इक्वल, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अपने पास 10 है, तो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सिंप्लीफाई किया 4/5 इंटू 10, हाँ जी सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आई 8। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए मीन डेविएशन का 8 आंसर, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसका आंसर ये आना चाहिए, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस। अपने को मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, सारी क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 60 और गिवन क्या है एक्स ग्रेटर देन 50। जब भी हमारी कंडीशनल वैल्यू हो, देखो कंडीशनल वैल्यू यहां वैल्यू क्या दे रखी है 50, मीन 50 है और अपने को 60 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल में देखो a बाई बी अगर अपने को फाइंड आउट करना है, ऊपर कॉमन पोर्शन आता है ना, कॉमन पोर्शन क्या है 50 से बड़ा और 60 से छोटा, यानी कि अपने को वैल्यू चाहिए 50 से 60 के बीच में। अब इसको अगर हम z फंक्शन में चेंज करें तो z इधर 0 हो जाएगा और इधर बताओ z की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, यानी कि 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 10, यहां z की वैल्यू आ रही है 1, राइट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 50 से 60 के बीच में, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी आएगी x ग्रेटर देन 50। अब 50 से ग्रेटर तो यानी कि मीन से आगे वाला पोर्शन कितना होगा 0.5, राइट। तो ये पोर्शन तो हो गया हमारा 0.5 और ऊपर देखो 0 से 1 का एरिया चाहिए, अपने को पता है ना 0 से 1 0.3413, राइट। तो ये एरिया सब याद है ना 0.3413, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.3413 डिवाइड बाय 0.5। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन आंसर डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, मीन आपको दे रखा है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इंटरवल 500 टू के। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक्स बार यहां वैल्यू दे रखी है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन है 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये कह रहे हैं 500 से के कितना एरिया कवर करता है 0.4032, हाँ जी। अब 0.4032 और यहां देखो 4032 क्यूमुलेटिव गिवन है, यानी कि इसके लेफ्ट का सारा एरिया, तो 0.5 एरिया अगर हम ये हटा दे, टोटल देखो 0.9032 एरिया है, तो यहां z की वैल्यू 0, तो ये कौन से पॉइंट पे है z के 1.3 पे, राइट, ठीक है। अब देखो z की वैल्यू आती कैसे है, x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, z की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 1.3,
x फाइंड आउट करना है जो कि इसने कितना दे रखा है k, x बार कितना है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन 120। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारी आ जाएगी k की वैल्यू। डिटेल में तो बताने की जरूरत नहीं है ना, हमने क्लास में सारे क्वेश्चंस किए हुए इस टाइप के। 1.3 इंटू 120 प्लस 500, ये वैल्यू आ गई 656, सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the mean deviation of a normal distribution is 16, what is the quartile deviation? हाँ जी, mean deviation ये कह रहा है 16 है, quartile deviation find out करना है। तो बताइए quartile deviation क्या होता है? 10:12:15 का इनमें रिलेशन होता है ना, quartile deviation, mean deviation and standard deviation में। तो quartile deviation is 5/6 of mean deviation, right? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा आंसर 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 13.33। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए पॉइजन वेरिएट, पॉइजन वेरिएट है, फॉर्मूला अपने को पता है 1 सक्सेस इज इक्वल टू 2 सक्सेस। अपने को मीन फाइंड आउट करना है। 1 सक्सेस यानी कि e की पावर -m, m की पावर 1/1 फैक्टोरियल, किसके इक्वल है? 2 सक्सेस के इक्वल, यानी कि e की पावर -m, m की पावर 2/2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अपने को मीन कैलकुलेट करना है, बस सिंप्लीफाई करके अपनी m की वैल्यू आ जाएगी, कर दो ना सॉल्व। ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो अपना मीन कितना आ गया 2, डन। चलिए जी फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या होता है, मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन, मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनमें भी कुछ करवाने का है क्या। वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, राइट। लेकिन ध्यान से ऑप्शन को देखो, एन पी क्यू ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखो एन पी क्यू अंडर रूट के अंदर है, ये ऑप्शन भी नहीं है। इधर देखो 1 माइनस क्यू अपना पी तो होता है ना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉर ए पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ ए बाईवेरिएट डाटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं p प्लस क्यू, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं 2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं 2, राइट। चलिए जी नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, r की वैल्यू गिवन है 0.7, अपने को परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड का मतलब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, राइट। तो 51% आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन। इफ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20, वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16, हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल, राइट। अब अपने को पता है r लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब r की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये स्टेप क्लियर है, ओके जी। कोवेरिएंस अपने को दे रखा है 20, सिग्मा एक्स देखिए कितना हो जाएगा 4, तो सिग्मा वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए, राइट। हाँ जी अब देखिए ये वैल्यू हमारी 1 से लेस होनी चाहिए। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, यानी कि अगर स्क्वायर कर दे वेरिएंस 25 से ग्रेटर होना चाहिए ना, तो यही तो फाइंड आउट करना था ना, वेरिएंस की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है, सिंपल। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए ना क्लास में। नेक्स्ट है रिग्रेशन लाइन y on x and x on y is given by this, then the arithmetic mean, अपने को इनका am कैलकुलेट करना है। तो am यानी कि दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, हम गो बाय चॉइस से भी कर सकते हैं देखो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग दो वैल्यू के अपने साइन सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन की रिग्रेशन लाइन नहीं होगी, क्योंकि अपना bxy byx एंड r सब सेम साइन का होना चाहिए। अब एक बार फर्स्ट ऑप्शन हम पुट करके देख लेते हैं, 2 -3 -1 आ रहा है, कर रहा है सेटिस्फाई। इसमें पुट किया 5 - 6, यस -1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर, क्योंकि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइंस, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। यस सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट, राइट, है ना। ये बताया था क्लास में, हमने पूरा डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर 5 ग्रुप्स, ये कह रहा है ग्रुप्स दे रखे फूड क्लॉथ पावर रेंट एंड मिसलेनियस आइटम पे, इनका वेट गिवन है,
एंड इनका इंडेक्स गिवन है। अब देखिए जब हमें इंडेक्स गिवन हो, वेट गिवन हो, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, समीशन IW ओवर समीशन W, राइट। तो इसको हम डायरेक्ट ऑन कैल्सी कर सकते हैं ना, कैल्सी ट्रिक अपने को पता है। हाँ जी, कैल्सी पे करते हैं। 425 इंटू 35 ये जाएगा मेमोरी प्लस में, राइट। फिर 235 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 215 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 115 इंटू 8 मेमोरी प्लस, 150 इंटू 22 मेमोरी प्लस MRC। तो ये वैल्यू आ रही है 26920। और हमारा वेट का टोटल देखिए कितना है, ये हो गया 50, 70 और 100। तो ये वेट का टोटल हो गया 100। तो ये वैल्यू आ रही है 269.2। ये ऑप्शन हमारा आंसर। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस्पिरे फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। लेस्पिरे बताइए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है? नहीं। और टाइम रिवर्सिबल भी नहीं होता, सर्कुलर भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑल दी अबव। कोई भी टेस्ट वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, आपको सारी वैल्यू से रखिए, लेस्पिरे फाइंड आउट करना है। लेस्पिरे फॉर्मूला पता है ना, समेशन P1, इसमें बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट डिवाइड बाय समेशन P0 बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट। तो ये वैल्यू हमें चाहिए। अब इसमें 1 की जगह समटाइम n भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। समेशन Pn Q0, इसकी वैल्यू गिवन है 1900, इसकी वैल्यू 1360 इंटू 100। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1900 डिवाइड बाय 1360, ये वैल्यू आ गई 139.705, यानी कि हमारा बी ऑप्शन आंसर। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 1985 125, फूड प्राइस इंडेक्स 120 एंड अदर आइटम इंडेक्स 135। द परसेंटेज ऑफ, यहां पे आएगा फूड इंडेक्स टू टोटल वेट, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अब इसने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने को दे रखा है 125, फूड इंडेक्स है 120, अदर आइटम का इंडेक्स है 135, वेट गिवन नहीं है तो हम कंसीडर कर लेंगे W1 और W2, राइट। तो जर्नल इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो बताइए कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें चाहिए इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई, तो 121 W1 प्लस 135 W2, और वेट का भी टोटल कर लेंगे W1 प्लस W2, राइट। अब ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके देखिए किसके इक्वल आ गई। ये वैल्यू ये कह रहा है कि 120 W1 प्लस 135 W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। सॉल्व करके इसने दे रखा है 125, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे इनका रेशो आ जाएगा। तो 120 W1 135 W2 इज इक्वल टू 125 W1 प्लस 125 W2। ये वैल्यू को उधर लेके गए, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड, तो 10 टाइम W2 इज इक्वल टू 5 टाइम W1, यानी कि W1 रेशो W2 आ गया 2:1, राइट। अब देखो इसने क्या चाहिए, इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, फूड आइटम का वेट कितना आ गया 2, टोटल वेट कितना है 3, तो 2/3 इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और ये कितना आ गया 66.67, राइट। अच्छा इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था तुम्हें कि जब भी अपने को बीच की वैल्यू चाहिए होती है, राइट, दो चीजों को मिक्स किया हुआ है ना, तो किस रेशो में वो मिक्स हुई हम लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 120, नेक्स्ट है 135, मिक्स होने के बाद 125। तो किस रेशो में मिक्स होती है, वो रेशो होता है दिस डिफरेंस रेशो, दिस डिफरेंस, यानी कि इधर डिफरेंस है 10, इधर डिफरेंस है 5, यानी कि 2:1। तो फूड आइटम का और अदर आइटम का रेशो आ गया है ना, तो फूड आइटम है 2, टोटल हो गया 3 × 100, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, सिंपल। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 3000 इन 1980 में उसकी सैलरी गिवन है 3000, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1985 ये कह रहे हैं 250 है, अगर बेस ईयर हम 1980 ले। आगे कह रहे हैं इफ it has to be rightly compensated then 7 dearness allowance to be paid to the employee। अब देखो ये कह रहे हैं कितनी एडिशनल अमाउंट उसको मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम अगर उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, इंडेक्स अगर 250 हो गया तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना। इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ की 2.5 गुना सैलरी हो गई,
राइट। तो 250 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, 3000 की। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 7500। इतनी सैलरी उसकी हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या उसकी सैलरी कितनी एडिशनल अमाउंट, पहले कितनी है 3000, तो कितनी एडिशनल अमाउंट उसकी सैलरी में होना चाहिए, कितना एडिशनल होना चाहिए 4500। तो ये अपना आंसर। डन, सिंपल। चलिए जी, बात समझ में आ रही है, सिंपल है एमटीपी तो, राइट। तो कर सकते हो ना सभी, ओके। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।